हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और ये 2024 जो आने वाला साल है आप सबके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। और लेट्स स्टार्ट विथ न्यू लेक्चर ऑफ दिस ईयर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स एंड की कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हमने लास्ट इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड टिल रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी तक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने में प्रताप भानु मेहता। तो प्रताप भानु मेहता जो एक कंटेम्प्रेरी एक स्कॉलर है, एक एकेडमिशियन है, जिनका जो मेजर काम या फिर उनके जो मेजर बुक्स हमें देखने को मिलते हैं, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी 2003 में। द नेक्स्ट वन इज द नॉन अलाइनमेंट 2.0 that was written in the year 2013. The next book is the Public Institution in India that was written in the year 2005. The next book which is written is the Shaping the Emerging World, India and Multilateral Order, that is in 2013. The next book is Rethinking Public Institution in India that was written in the year 2017. And the last one is Navigating the Labyrinth, Perspectives on the India's Higher Education, written in the year 2017. The next most important scholar is आशीष नंदी। आशीष नंदी कोई नया नाम नहीं है, बट इसमें हम देखते हैं कि क्या है कि ये बेसिकली आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म को टॉलरेशन के बेस पे इंडिया के ट्रेडिशंस में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म क्या कहता है कि देयर इज नथिंग वन बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन इंडियन ट्रेडिशंस। कि इंडिया के ट्रेडिशंस में आपको एक चीज नहीं दिख रही है, होमोजिनिटी नहीं है, बट हम देखते हैं एक हेट्रोजीनियस कल्चर है, मतलब डिफरेंट कल्चर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ देखते हैं आशीष नंदी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसमें आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंटीमेट एनिमी, लॉस एंड रिकवरी ऑफ द सेल्फ अंडर द कॉलोनियलिज्म, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1991। द सेकंड जो है वो टैगोर पे लिखी इन्होंने, इलेजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म, टैगोर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1994। और जो इनकी जो बुक है नेक्स्ट जो है द मल्टीवर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट वाज रिटन इन द ईयर 1996। नेक्स्ट बुक जो है इसकी वो है पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंडियन स्टेट्स, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1989। एंड द लास्ट वन इज द हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व, जो कि 1991 की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हमें देखने को मिलती है। उसी के बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट थिंकर है वो योगेंद्र यादव, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जब योगेंद्र यादव को पढ़ते हैं तो एक उनका जो आइडिया है वो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का। तो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या है गाइस, पहले वो समझते हैं। तो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मतलब ये होता है कि इंडिया के पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस जो हैं वो आए हैं। जब हम 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस की बात करें तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज हमें क्लास के बेसिस पे मिला है कि जो एलीट क्लास है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है वो फोकस किस पे कर रहा है, वो फोकस कर रहा है आपके कास्ट पे, वो फोकस कर रहा है आपके बेसिकली आपके सब कास्ट पे, जो कास्ट पॉलिटिक्स इमर्ज हुई है, अराइज हुई है, तो उसको सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोला गया है। ठीक है, जो ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स हमें जो देखने को मिलती है। और जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है वो बेसिकली मार्केट मंडल एंड मंदिर का जो 1991 में जो हुआ है उसके फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि योगेंद्र यादव जो हैं वो एक फाउंडर भी हैं एक पार्टी के जिसका नाम है स्वराज अभियान, और ही ऑल्सो स्टार्टेड द जय किसान आंदोलन। उसी के साथ साथ देखते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है स्टेट एंड डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दैट वाज रिटन इन द ईयर 2008। एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, दैट वाज रिटन इन द ईयर 2009। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द डेमोक्रेसी इन मल्टीनेशनल सोसाइटीज, विच वाज रिटन इन द ईयर 2010। अब भीको पारेख आते ही दिमाग में सबसे पहले आएगा मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, अब जब भीखू पारेख जो है मल्टीकल्चरलिज्म पे लिखते हैं, उसी के साथ साथ हमें एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रखने की यहाँ पे जरूरत है कि ही बिलोंग्स टू द गांधीयन स्टाइल ऑफ थिंकिंग, कि इनका जो विचार है या फिर इनका जो आइडिया है वो किस लाइंस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन स्टाइल ऑफ थिंकिंग। अब इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 2002 की किताब है। The next important book is the color, culture and consciousness, वो बुक जो है 1974 में आई हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी, जो कि 1989 में हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थिंकर है हमारे
वो है पार्था चैटर्जी। अब पार्था चैटर्जी भी कोई ऐसे नया नाम नहीं है। पार्था चैटर्जी को हम जब भी देखते हैं, हमें सबसे पहले याद रखना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब भी हम नेशनलिज्म को पढ़ते हैं उसमें एक आते हैं थिंकर बेनेडिक्ट एंडरसन। और बेनेडिक्ट एंडरसन की बहुत ही फेमस बुक है इमेजिन कम्युनिटीज, जिसमें उन्होंने अपर क्रियोल क्लास और नेशनलिज्म के क्रिटिक में बेसिकली उन्होंने बोला है कि कैसे नेशनलिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हुआ है, ना कि वो इम्पोज किया गया है, ना कि वो इमर्ज हुआ गया है। ठीक है, तो नेशनलिज्म एक बेसिकली एक इम्पोज्ड कॉन्सेप्ट है, ना कि इमर्ज कॉन्सेप्ट है। तो पार्था चैटर्जी जो है वो एक सबॉल्टन मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड है उसका पर्सपेक्टिव दिखाते हैं हमें, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं वो रिफॉर्म करना चाहते हैं इंडिया के स्ट्रक्चर को, जिसमें हम देखते हैं कि इसके आगे जो इमेजिन कम्युनिटीज जो बेंडरसन की बुक है 1983 की, उसमें हम देखते हैं कि पार्था चैटर्जी इसको क्रिटिक करते हुए एक देते कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव डिस्कोर्स का, कि ये बेसिकली नेशनलिज्म जो है एक डिस्कोर्स की तरह तैयार किया गया, मतलब कि लोगों को एक थिंकिंग या थॉट प्रोसेस के थ्रू उनको एक ऐसे जगह ले जाया गया, मतलब एक तरीके का फीलिंग जो है वो क्रिएट करके डेरिवेटिव डिस्कोर्स की तरह नेशनलिज्म को प्रेजेंट किया गया। अब जो इनका डेरिवेटिव डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि 1986 की बुक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक जो है वो तो है द ब्लैक होल ऑफ एम्पायर में। द थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है अ पॉसिबल इंडिया। इनके ईयर्स आप प्लीज याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछ देते हैं मैच द ईयर विद द फॉलोइंग थिंकर्स और या उनकी बुक्स से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंकर जो है वो है सुदीप्ता कविराज। वो भी कोई नए थिंकर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है किसी भी यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर के लिए, जिनके बिना कोई भी पेपर कंप्लीट एज यूजुअल नहीं होता है। तो सुदीप्ता कविराज को जब हम देखते हैं ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म और सबॉल्टन पर्सपेक्टिव को ये भी इनका एक्सपर्टीज एरिया है, और ये इंडियन डेमोक्रेसी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या एंगल से देखते हैं, जहां पे वो लिमिट कर देते हैं मार्क्सिस्ट और लिबरल्स आइडियाज में। इनकी जो बुक है बेसिकली सुदीप्ता कविराज की, वो बुक है बेसिकली एक एन्चैंटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, पॉलिटिक्स एंड आइडियाज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। The next is the imaginary institutions of India. The next is the civil society history and possibilities, politics in India, the unhappy consciousness, Bankim Chandra Chattopadhyay, and the formation of national discourse in India. तो इनकी कुछ 5 किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको एटलीस्ट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ इट फॉर योर पेपर। ओके, द नेक्स्ट थिंकर इज उपेंद्र बख्शी। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उपेंद्र बख्शी, अगर आपने पोस्ट कॉलोनियल लीगैलिटी नहीं पढ़ी है तो यू हैव डन द मोस्ट ब्लंडर। रूल ऑफ लॉ इनका जो कॉन्सेप्ट है, तो हम देखते हैं उपेंद्र बख्शी जो है बेसिकली वो डील करते हैं बेसिकली ज्यूरिडिकल रिफॉर्म्स में, जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि कैसे जो पोस्ट कॉलोनियल लीगैलिटी है, कि मतलब कि हम फ्रीडम तो हमने ले ली, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट फिर भी हम जो है कॉलोनियल लेगेसी जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उन सब की बात जो है पोस्ट कॉलोनियल लीगैलिटी पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक और जो है उज्जवल कुमार करके एक और स्कॉलर है, जो ड्यू के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड रिनोड जो है प्रोफेसर है, उज्जवल कुमार सर का एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल प्रिजनर का, वो भी बहुत पूछा जाता है उपेंद्र बख्शी के साथ, तो प्लीज आप वो भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जिसका मतलब ये पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब ये होता है कि कैसे कुछ लोगों को दे आर नॉट प्रिजनर बाय माइंड, बट हाउ दे आर ट्रीटेड एज अ प्रिजनर अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स। मतलब कि जैसे कि अगर आज के टाइम पे कोई जय श्री राम का नारा ना लगा रहा है, तो उसको आप उसको देशद्रोही बोल रहे हो, या फिर आप उसको एंटी रिलीजियस बोल दे रहे हो और उसको एक प्रिजनर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल प्रिजनर का, जो कि उज्जवल कुमार सर का एक एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है। उपेंद्र बख्शी के साथ आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब उपेंद्र बख्शी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसका नाम है इंडियन एससी एंड पॉलिटिक्स, दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट, द क्राइसिस ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज टुवर्ड्स द सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लॉ। नेक्स्ट बुक है उनकी वॉइसेस ऑफ द सफरिंग एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट बुक है उनकी सिचुएटिंग रोनाल्ड डवार्किन इन द कंटेम्परेरी इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं उपेंद्र बख्शी के बाद हम देखते हैं नीरा चंदोक। अब नीरा चंदोक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी थिंकर है, और नीरा चंदोक का एक जो कॉन्सेप्ट है वो है सिविल सोसाइटी के ऊपर पे, ठीक है, जहां पे वो ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी कैसे
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टेट में या फिर एक सोसाइटी में जो है वो प्ले कर रहा है, जहाँ पे कुछ लोग जो है वो सिविल सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, जैसे कि द हैशटैग मी टू मूवमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो यू आर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैशटैग मी टू मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो स्टेट एंड सिविल सोसाइटी है, जिसमें एक और नेक्स्ट है बियॉन्ड सेक्युलरिज्म द राइट्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बुक्स है जो कि पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अचिन विनायक को। अचिन विनायक जो है वो एक उनका जो एक्सपर्ट एरिया है वो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे, इंडिया की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे और उनकी कम्युनलिज्म पे कुछ आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। और इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसमें हमें देखने को मिलता है पहला कि द राइज ऑफ हिंदू अथॉरिटेरियनिज्म एंड द लास्ट वन इज द पेनफुल ट्रांजिशन दैट इज द बुर्जुआजी डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं जब हम सबॉल्टन स्टडीज में देखते हैं तो कुछ 3 थिंकर्स हमें अपने दिमाग में लेके चलना है, जिसमें से पहले आते हैं रंजीत गुहा, नेक्स्ट आते हैं दीपेश चक्रवर्ती, तीसरे आते हैं पार्था चैटर्जी। और इन तीनों का ही जो कोर एरिया है वो बेसिकली रिफॉर्म करना है इंडिया के स्ट्रक्चर को। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो थिंकर है वो है सुनील खिलनानी और राजीव भार्गव। सुनील खिलनानी जो है वो हिंदू पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो है आइडिया ऑफ इंडिया, आर्गुइंग रेवोल्यूशन, द इंटेलेक्चुअल लेफ्ट इन पोस्ट वॉर फ्रांस, सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज, को ऑथर्ड विद सुदीप्ता कविराज। 19th में हम देखते हैं जो हमारे लास्ट थिंकर है आज की क्लास के, जिनका नाम है राजीव भार्गव, जो एक मॉडल देते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस का, जो कि डिवीजन एक क्रिएट हो रहा है या डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप में। और इनकी जब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं जिसमें आता है द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक, पॉलिटिक्स एंड द एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर स्टेट्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब जो लास्ट स्लाइड है वो एक्चुअली पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जो टर्म्स है ना ये बहुत रिपीट हुए। किसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, किसने कोऑपरेटिव बोला, किसने एक्सट्रीमली फेडरल बोला, किसने क्वाजी फेडरल बोला। अब होता क्या है कि हम लोग जाते हैं भूल, एज यूजुअल ह्यूमन माइंड है। तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज ये आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये 4 भी मुझे कर लेना चाहिए पेपर पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं केसी वेयर है तो उनका जो आइडिया है वो है क्वाजी फेडरल का, ठीक है, कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, पूरा फेडरल नहीं है क्वाजी फेडरल है। और उनकी बुक में द फेडरल गवर्नमेंट पे हमें इनका आइडिया देखने को मिलता है। दूसरे जो है पॉल एप्पलबाई, जो कि एक्सट्रीम फेडरल बोलते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के स्ट्रक्चर को। मॉरिस जोन्स जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं कि बार्गेनिंग के तरह चलता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। और ग्रैनवेल ऑस्टिन जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी कुछ शेयर करना है, या मैंने कुछ छोड़ दिया है, या मैंने कुछ गलत बोला अपनी वीडियो में, या फिर मुझे कुछ करेक्शन देना है, आप बिल्कुल फ्री हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी को भी हेल्प चाहिए और भी मैं अपने अपने चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है यूजीसी नेट एमए एंट्रेंसेस और इन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी। और टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और जितना हो सके अपने दोस्तों वगैरह में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।